नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल की रोशनी आज बचाएं मुहिम में। जागरण ने यह अभियान शुरू किया WWF के साथ अर्थ आवर को लेकर, लेकिन हमें लगा कि ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, या कुछ लोगों से आपको मुखातिब कराने के लिए नहीं, ये तो सालों साल चलने वाली प्रक्रिया है। जो लोग पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते आ रहे हैं, उन्हें आपसे मुखातिब कराएं। तो इसलिए हम फिर से हाजिर हैं। अब अर्थ डे इस अप्रैल के महीने में आने वाला है, और हम सोच रहे हैं कि इस धरती के लिए जो भी लोग जहां हमारे संपर्क में आ रहे हैं, आपसे मुखातिब कराएं, आपसे उन्हें मिलवाएं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ विष्णु लांबा जी जुड़ गए हैं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। विष्णु जी को आप देख पा रहे हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जीवन के बहुत वसंत देख लिए हो, बाखुदा एकदम यंग है, भगवान की कृपा है। लेकिन इतनी कम उम्र में ट्री मैन की उपाधि इन्हें दी जाती है। लगातार पेड़ों के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वृक्ष लगाते भी हैं, लगवाते भी हैं, और साथ में लगे हुए वृक्षों का, पेड़ों का संरक्षण भी करते हैं। विष्णु जी, कम उम्र है, कम उम्र में ये ख्याल कैसे आ गया, कब आ गया, कौन सी उम्र से ये जहन में आया कि मुझे प्रकृति के लिए काम करना है, पेड़ों पे ध्यान देना है? सबसे पहले तो जागरण परिवार का आभार। जागरण एक बहुत जिम्मेदार और बड़ा मंच है। उसके माध्यम से जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं देश और दुनिया के लिए, भारत जो अपने नवाचारों से मानवता को लाभान्वित कर रहा है, उन लोगों में एक नाम ईश्वर करुणा से मेरा भी है। तो मुझे मंच देने के लिए जागरण का आभार। 7 वर्ष की आयु में, जैसा कि मेरे बारे में अक्सर पढ़ा और देखा जाता है, तो वो शुरुआत हुई गाँव में। अपनी माँ के साथ पहला पौधा मैंने लगाया, और उसके बाद में वही संस्कार रहा 7 वर्ष की आयु में। तो पहला जो गुरु कहूँ पर्यावरण के क्षेत्र में, वो माई है। उसके बाद वो एक संस्कार जो बाल मन पर असर कर जाती है, बाल मन की चीजें, तो वो आजीवन बना रहा। इस तरह के माहौल मुझे मिलता रहा, इस तरह की चीजें मुझे मेरे साथ जुड़ती रही कि वो चलता रहा। एक लंबा समय इसके साथ गुजरा है, और ये 34 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं कंप्लीट जून में जीवन के। उसमें 27 वर्ष मैंने पर्यावरण के रास्तों पर चलने की कोशिश की है। कितने कामयाब हुए ये निर्णय तो इतिहास करेगा आने वाले कई वर्षों बाद। लेकिन हाँ, हमने अपनी तरफ से इस मानवता को जितना दे सकने की कोशिश कर सकते थे उतनी की है, और उसका परिणाम है कि लगभग अब तक देश भर में और देश से बाहर भी अब हम लोग UN के साथ भी कुछ जगहों पर जुड़े हैं। तो मानवता को लाभान्वित करने की कोशिश लगातार हो रही है। विष्णु जी, कल्पतरु संस्थान के जरिए आप पूरा इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कितने तो पौधे आप लोगों ने लगाए, कितनों के संरक्षण, कितने वितरित किए, मतलब एक हम उस संख्या पे जाएं तो ये संख्या कहाँ पहुंचती है? जी, मैं निवेदन कर दूं कि पिछले 27 वर्षों में बिना किसी सरकारी अनुदान के श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, विभिन्न लोगों के साथ में, विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न नवाचारों के साथ में, विभिन्न तरीकों से लगभग 13 लाख पौधे कोर्ट में लड़कर के बचाए, जो पर्यावरण विरोधी योजनाओं में काटे जाने थे। लगभग 11 लाख वृक्षों को तैयार करके निःशुल्क वितरण करने का कार्य, और लगभग 26 लाख वृक्ष लगा करके तैयार करने का कार्य जो जीवित है, जिनकी सरकार के माननीय उच्चाधिकारियों ने, कमेटी ने बाकायदा गणना की है। और उसके बाद हमें राजीव गांधी और पर्यावरण के अनेक, अमृता देवी और जैसे कई सारे पुरस्कार भी दे करके समय समय पर जिम्मेदार मंचों ने, सरकारों ने मनोबल भी बढ़ाया है। तो लगभग 50 लाख वृक्षों के पार हमारा डाटा चला गया बिना किसी अनुदान के। वाह, ये बड़ी बात है कि मोस्टली ऐसे काम के अंदर आदमी अनुदान की कहीं ना कहीं बिना किसी अनुदान के काम करने वाले संगठनों में अमित जी, देश का सबसे बड़ी ग्रीन वॉरियर्स की फौज अगर किसी के पास है तो वो कल्पतरु है। जी, एक सवाल यहाँ विष्णु जी मेरा ये बनता है कि आप 7 साल की उम्र में थे, आपने पहला पौधा आपकी माताजी के साथ लगाया। वो एक मतलब पहल थी। हम लोग कहते भी हैं, जगह जगह देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि जन्मदिन पे पौधे उपहार में दे तो कितना अच्छा होगा, पौधे लगाएं, ये होगा। लेकिन जब
आपने ये शुरू किया, जब उसके बाद समझ होगी, बच्चे से बड़े हुए होंगे, लगा होगा कि करना है, गांव में शुरुआत की होगी, आगे आए होंगे, कितने लोग आपके साथ जुड़े, जिसे कहते हैं ना स्वतः कि हाँ ये कर रहे हैं, आगे बढ़ के हम ये कहें कि हाँ यार आप कर रहे हो तो हम नहीं करें, ये आगे कहाँ तक फैली ये बात? ये बहुत अच्छा सवाल है। और जो धैर्य खो करके युवा हम्म, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने अभी विश्व के एक बहुत बड़े पर्यावरणविद और बहुत बड़े एक नेता को हम्म, 2-3 दिन पहले मैंने एक मैसेज किया हम्म, कि अगर आपकी सेवा में कोई कमी रही हो या हमारे कार्यों में, तो मैं माफी चाहता हूँ। और हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। तो मैं कभी कभी निराश भी हो जाता था, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों ने प्रेरणा दी है। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई। हम्म, उन्होंने अपने बात में ही लिखा कि जब भी तुम निराश हो तो उन लोगों के चेहरे देखा करो हंसते हुए, उन लोगों के चेहरे देखो जो तुम्हें प्रेरणा मानते हैं। हम्म, उन दरख्तों को देखो जो तुमने लगाए थे और आज बढ़ रहे हैं। हम्म, तो तुम्हें नकारात्मकता धीरे धीरे हट जाएगी। हम्म, तो ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जिनके एक एक शब्द में प्रेरणा भरी पड़ी होती हैं। ये मुझे कल्पना नहीं थी। वो बहुत बड़े इंसान हैं। हम्म, विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में, गांवों में, पंचायत समितियों में, विकास समितियों में, हम्म, संस्थानों में, अनेक स्थानों पर पिछले इतने सालों का सफर बहुत तेज गति से गुजरा है। हम्म, क्योंकि मैंने कभी विश्राम नहीं लिया। कभी भी मेरे साथ में ये है कि लोगों को जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, 100 साल की उम्र जी लेते हैं, जिनमें 8 घंटे सोना भी शामिल होता है, परिवार भी होता है, थोड़ा बहुत वो कभी कभी सेल्फी लेकर के पेट के साथ सोशल मीडिया पे हम्म, डाल देते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर लिया। हम्म, यहाँ तो हर सांस में पर्यावरण के साथ जिए हैं। हम्म, पर्यावरण के लिए काम नहीं किया, उसे जिया है। हम्म, तो मुझे लगता है कि लाखों लोग रूबरू हुए हैं, मुलाकात हुई है, और हजारों लोगों से बाकायदा सामने बैठकर बातें भी हुई होगी। आज आप जैसे जागरण जैसे बड़े मंचों के माध्यम से करोड़ों लोग देश और दुनिया के जान भी गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप हताश मत होइए, धैर्य मत खोइए। आप जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ने का मादा पैदा कीजिए। आप आखिरी सांस तक लड़िए। आप लक्ष्य से भटकिए मत। ईश्वर आपको संघर्ष का अवसर दे रहा है, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। हम्म, ईश्वर सबको नहीं चुनता है संघर्ष के लिए। सही जाने बात। कितने लोग आते हैं संसार में और कितने लोग चले जाते हैं, उन्हें संघर्ष का अवसर नहीं मिलता है। हम्म, आज 1857 की बात होती है, 1947 की बात होती है, हमारे सामने सबसे पहले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कई सारे संतों की बात होती है तो विवेकानंद जैसे चेहरे हमारे सामने आते हैं। हम्म, जब शूरता वीरता की स्वाभिमान की बात होती है तो राणा प्रताप हमारे सामने आते हैं। तो चंद लोगों को चुनता है परमात्मा। धरती पर आने की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान आते हैं। हम्म, तो संघर्ष से घबराइए मत। ईश्वर ने आपको चुना है, आपको परखने के लिए चुना है। हम्म, और यकीन मानिए आप कामयाब होंगे। लेकिन हम्म, आपको धैर्य रखना है। घर छोड़ने के बाद लंबे समय तक कई बार कितने दिन भूखे रहे, कितने हम्म, दिन की हालातों में रहे, जंगलों में रहे, सन्यासियों के आश्रमों में रहे, हम्म, लेकिन कभी निष्ठाएं नहीं बदली है। हम्म, हालात कोई भी रहे होंगे, देश के साथ में, पर्यावरण जैसी मुद्दों के साथ में कभी हमारी निष्ठाएं नहीं बदली है और ना कभी बदलेगी। हम्म, वो कभी नहीं बदलेगी। वो जीवन खत्म हो सकता है, ये दुनिया तबाह हो सकती है, हमारी निष्ठाएं नहीं बदल सकती। हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर, हमारे प्रेरणा स्रोत लोगों के रास्तों पर हम बढ़ते रहेंगे। हम्म, और मुझे खुशी है कि कल रामनवमी का पावन दिन था और हम्म, देश में कई सारे ऐसे लोग थे, साधु सन्यासी, उन्होंने हम्म, भी पर्यावरण संरक्षण की पहल में आगे बढ़ करके, और हमारे जो ग्रीन इंडिया अभी अपने कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें उन्होंने सहभागिता दर्ज कराई। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों की जुड़ाव की आपने बात की, ये तो मैंने एक आम जनता की बात की है, जो कॉमन मैन है, गांव के किसान हैं, मातृशक्ति हैं, हमारे बहन भाई हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। ये तो वहां तक की बात है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे, जो देश और दुनिया का नेतृत्व करते हैं, उन हम्म, लोगों तक भी हमारे संघर्ष की दास्तान पहुंचेगी। वो हम्म, लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाने आएंगे। इसकी कल्पना हमें नहीं थी, हम्म, लेकिन ये कि कल्पना साकार हुई। देश और हम्म, दुनिया के लोग हमारे साथ जुड़े। और मुझे खुशी है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख माननीय एरिक सोलेम हम्म, वैश्विक नेता है, महान पर्यावरणविद हैं, और वो लंबे समय से सोशल मीडिया पर श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं को, मुझे व्यक्तिगत रूप से अपना असीम स्नेह दे करके विभिन्न माध्यमों से और अपने सोशल मीडिया के जरिए हम सब लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं, मनोबल बढ़ाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जयपुर में और राजस्थान में पहली बार आकर के इतिहास रचा। 3 बड़े आयोजनों में उनकी सहभागिता रही। डायलॉग विद एरिक सोलिम कार्यक्रम के माध्यम से
हमने क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जितने भी थे उनको जोड़ने का प्रयास किया। उनके नवाचारों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक माध्यम चुना। उसमें उन्होंने बहुत ही आम जनता के साथ संवाद में अपने प्रमुखता से, प्रखरता से जवाब दिए। हमने वृक्ष मित्र सम्मान समारोह जो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है उसके माध्यम से, और हमारे जितने भी 22 राज्यों में, दुनिया के 13 देशों में जो वॉलंटियर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने का काम किया। और उसके बाद टोंक जिले की ग्राम पंचायत लांबा में बैक टू रूट्स कार्यक्रम के माध्यम से, और उन्होंने भी बहुत सादगी से उस कार्यक्रम में पेड़ के पत्तों पर भोजन करके, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करके, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके, और उन्होंने जड़ों की ओर लौटने का संदेश दिया, जो भारत की सबसे बड़ी मुझे माइनस पॉइंट दिखाई देता है। तो इसलिए हजारों लोग जुड़े हैं, और आज मुझे लगता है जागरण के माध्यम से और लोग जुड़ने वाले हैं। वाह, बहुत खूब। एक सवाल यहाँ आ रहा है। देखिए, एक पेड़ लगाना बहुत आसान है, आदमी किसी भी वक्त, जैसे आपने कहा, सेल्फी लेते वक्त वगैरह, लेकिन पेड़ को बचाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ रहे। एक सवाल यहाँ आपसे बातचीत में मेरे जहन में, क्योंकि आप इस पे लंबा संघर्ष करते रहे हैं, सरकारों के साथ करते रहे हैं, एक पेड़ को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? जानवरों से? नहीं नहीं सरकारी तंत्र से? मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। सरकारी तंत्र से, भूमाफियाओं से, जंगल में लोगों से? कौन है? मतलब असल में हम एक देश की बात करें, दुनिया की बात करें, इस पृथ्वी की बात करें, पेड़ को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? पेड़, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, और मुझे लगता है कि मैंने सैकड़ों इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन मैं आभारी हूं अमित जी आपका, आपने इतना बड़ा सवाल कर दिया है, और जागरण के माध्यम से लोग इस बात को समझेंगे, आम जनता निश्चित रूप से। पेड़ को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो सरकार से है। सरकारी तंत्र की उदासीनता है। जिन भूमाफियाओं का, जिन खनन माफियाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका मैं भी शिकार हुआ हूं, आपने देखा भी है और जागरण ने दुनिया को दिखाया। मैं आपसे निवेदन करूं कि खनन माफिया सरकार का एक पैरेलल पार्ट होता है, क्योंकि उसे ये कहना, ये चुभेगा। मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी, मंत्री, किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, अपनी समाज की बात करता हूं, जमीन स्तर की बात करता हूं, और दावा के साथ करता हूं, क्योंकि लंबा अनुभव है और जमीन पर देखा है मैंने सिर्फ केवल टीवी पर डिबेट नहीं करी। मेरा निवेदन है कि सरकार के चुनिंदा, सब लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन सरकार के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों की सांठगांठ के चलते, सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते आज जंगल खत्म हो गए। अवैध खनन के कारण सारे जंगल, हमारे पहाड़ खत्म हो गए, नदियां खत्म हो गई। हम लोग नदी पर संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन उस विवाद का सलटारा करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए जमीन स्तर पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो जमीन स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। जलवायु हमले हमारे लिए बड़ी चुनौती है, पर्यावरणीय हमले हमारे लिए चुनौती है, लेकिन पर्यावरण को संरक्षण करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, अगर वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपने देखा, मेरे ऊपर 3 हमले हुए, खतरनाक हमले हुए, और ऐसे हमले हो जाएंगे जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी, जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता था। हर तरह से हम सक्षम थे और हैं। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, माननीय न्यायालय एक बार आदेशित करके देखे, हम सक्षम हैं। लेकिन हमने तय किया, हम संविधान की पालना के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम सत्य और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम शांति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वरना 2 साल चंबल में रहे, देश में इतना कुछ किया, आगे पीछे लुटाने का कुछ बचा ही नहीं है। न कुछ पाने की लालसा है, न कुछ खोने का डर है, फिर खौफ किस बात का है? सरकार आदेशित करते देखे, मान्य न्यायालय कह करके देखे कि बनास की अवैध खनन को आप रोक के दिखाइए। मैं जागरण के माध्यम से दावा करता हूं, 24 घंटे का समय देके दिखाइए, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मान्य न्यायालय कहेगा तो बिल्कुल काम करेंगे। तो बचाने का जो काम था वो सबसे खतरनाक काम है, और पेड़ को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो सरकारी तंत्र से, सरकारी तंत्र की उदासीनता है। खनन माफिया उसी का पार्ट है, उन्हीं के संरक्षण में लोग पलते हैं, बढ़ते हैं। आज नदियां तबाह हो रही है, हमारी यमुना की स्थिति, बनास की स्थिति, क्योंकि बनास तबाही के कगार पर हमारी जीवन दायिनी है, जीवन रेखा है, क्योंकि उजली लकीर अगर हम देखना चाहते हैं, वो खींचना चाहते हैं, मुझे लगता है हम सब लोगों को जमीन स्तर पर आना पड़ेगा और इन लोगों को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा आपने सवाल किया, सरकार से पर्यावरण को जो खतरा मैंने बताया है, आपने कहा किससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा? पेड़ पौधों को सब बचाया अगर किसी ने है, सिर्फ 2 लोगों का योगदान मैं समझता हूं। एक माननीय न्यायालय का, स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल कोर्ट, जिन्होंने हमेशा हमारा कंधा मजबूत किया है, चाहे वो पास्को प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बांडी का भाव क्षेत्र हो, चाहे वो कालवाड़ी गोपाल योजना हो, चाहे वो नींदड़ वाला हो, चाहे आपका ये राम सिंह रोड हो, चाहे B2 बाईपास हो, चाहे द्वारकादास पार्क हो, चाहे टोंक रोड का आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 हो, चाहे हम लोग अभी गुरुग्राम के अंदर जो काम कर रहे हैं वो वाला पार्ट हो, हर जगह माननीय न्यायालय ने हमारा कंधा मजबूत किया। और स्पेशल थैंक्स टू अगेन
ऑनरेबल कोर्ट, उन्होंने अवैध खनन को भी रोक लगा करके बीच में हमें बड़ा मनोबल बढ़ाया। तो माननीय न्यायालय और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों का एक बड़ा योगदान है, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय हमें टूटने नहीं देगा, इन आपराधिक ताकतों से हमें घबराने नहीं देगा, और हम निश्चित रूप से शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए और संविधान की पालना करते हुए, और हम लोग पूरी तरह से एक अच्छे भारत के श्रेष्ठ नागरिक का, श्रेष्ठ युवा का और अपना फर्ज निभाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। सरकारों से हमेशा टकराव रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं का, और आगे भी रहेगा, मुझे उसके कोई डर नहीं है। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्यावरण को, पेड़ पौधों को सबसे बड़ा खतरा सरकारों से है, सरकारी तंत्र की उदासीनता से। नहीं विष्णु जी, उम्मीद की किरण हमेशा प्रकृति देती रहती है। आप जैसे लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो भले ही तंत्र कैसा भी हो, तंत्र को भी उस सही तंत्र पर लौटना पड़ेगा। जब समाज के, प्रदेश के, गांव के सब लोग जब मिलके इस अलग के साथ जुड़ते हैं तो ये मोमेंटम बनता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जागरण के साथ जुड़ने के लिए। वो लोग जो जीवन में सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि भाई इस पूरे जीवन में आपने क्या किया, और कोई जवाब नहीं होता कि हाँ नौकरी की, कमाया, घर आ गए, सो गए, रिटायर हो गए, अब उम्र के अंतिम अवस्था में इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी सबसे आसान तरीका है कि आप जब कहीं जवाब दें तो ये जवाब दे सकते हैं, मैंने कुछ किया, प्रकृति के लिए कुछ किया। आप और ज्यादा कुछ मत कीजिए, आप अपने आसपास पेड़ लगाइए और पेड़ पौधों का ख्याल रखिए, उन्हें एक वृक्ष बनने तक उनका पूरा संरक्षण कीजिए। उसके बाद वृक्ष अपने आप आगे का काम करता चलता है, सदियों तक हमें देता ही देता रहता है। तो बस इतना सा कीजिए ताकि आप भी ये जवाब दे सके कि आपने इस धरती के लिए कुछ किया। आप सब लोग जुड़े, आपका धन्यवाद। नमस्कार।